स्टार्ट हुई। नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आज आपके लिए एक नई सीरीज चैनल पर लेके आया हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने आज केमिस्ट्री की प्रोसेस शुरू कर दी है अपने इस चैनल पर। बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर बायोलॉजी की, फिजिक्स की वीडियोस तो आ रही हैं लेकिन केमिस्ट्री नहीं आ रही है, तो आज से आप लोगों के चैनल पे केमिस्ट्री की सीरीज भी शुरू हो रही है, जिसका आज पहला वीडियो जिसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन आज समझेंगे कि आखिर केमिस्ट्री होती क्या है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं लोग कि दुनिया का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है कौन? केमिस्ट्री। लेकिन मेरा मानना है बोरिंग तो जब लगता है जब पढ़ाने वाला बोरिंग हो। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा कभी नहीं लगेगा कि इसमें हम बोर हो रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इस सफ़र को भी देखते हैं, क्या रियल में ये बोरिंग है कि वास्तव में लोग ही कहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए आज हम केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। मुझे आशा है कि जो भी मेरी सीरीज़ें चल रही हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पसंद आ रही हैं और आप लोगों से अच्छे रिस्पॉन्स भी मुझे मिल रहे हैं। तो इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, दूसरे लोगों तक भी शेयर करते रहिए जिन लोगों को ज़रूरत है, और जो लोग इस कंपटीशन की दुनिया से जुड़े हुए हैं और वो सफलता चाहते हैं उन्हें इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, ताकि ये जो साइंस की तीनों पोर्शनों की जो सीरीज़ें चल रही हैं उसमें हम लोग उनकी जो साइंस की कमजोरियां हैं वो दूर कर सकें। आगे आने वाले आगामी समय में हम यहाँ पर हर एक चीज़ की वीडियोस देने वाले हैं, जैसे एमपी, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, इसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी, हर एक चीज़ की वीडियो यहाँ मिलने वाली हैं। इसके अलावा कोशिश की जा रही है कि मैथ रीजनिंग के जो भी वीडियो हैं वो भी आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएँ। तो ये अभी नया चैनल है, धीरे धीरे प्रोसेस करके हर एक चीज़ धीरे धीरे शुरू हो रही है आप लोगों के लिए, और वो भी बेहतर तरीके से सरल और सामान्य शब्दों में, जो आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें अचीव कराने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम देखते हैं कि आखिरकार केमिस्ट्री है क्या। तो दोस्तों केमिस्ट्री यानी जिसे बोलते हैं हम रसायन शास्त्र। क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र का मतलब होता है विस्तार, ठीक है। और रसायन, तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं रसायनों का अध्ययन। क्या करते हैं इसमें? रसायनों का अध्ययन। ये जो है रसायन शास्त्र, इसमें हम विस्तृत तरीके से जो रसायन होते हैं उनका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो रसायनों का एक जो साधन है अध्ययन करने का, वही क्या है? हमारा केमिस्ट्री है, जिसे हम केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये जो रसायन है, इसमें आपसे एग्जाम में तो पहली बात यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? क्या बोलते हैं? आधुनिक केमिस्ट्री के जनक। आधुनिक केमिस्ट्री के अगर जनक की बात करी जाए तो कौन है? आप लोगों ने, सब लोगों ने नाम सुन रखा होगा, लेवोजियर। क्या नाम है इनका? लेवोजियर। ये जो लेवोजियर हैं, इन्हें लेवोजियर, ठीक है, ये जो लेवोजियर हैं इन्हें आधुनिक जो केमिस्ट्री में बदलाव हुए हैं उनका इन्हें जनक माना जाता है, क्योंकि जो भी सामान्य रूप से बदलाव केमिस्ट्री में करने का श्रेय है वो लेवोजियर जी को दिया जाता है। अब हम केमिस्ट्री को देख सकते हैं कि आखिर केमिस्ट्री होती क्या है। तो देखिए केमिस्ट्री किसी भी पदार्थ की संरचना, संगठन, ठीक है, किसी भी पदार्थ की संरचना, संगठन और प्रकृति में उसके लाभ या हानि का जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र कहा जाता है। तो दोस्तों इसके आपसे वैसे कंपटीशन में परिभाषा तो नहीं पूछी जाती, लेकिन हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आखिरकार हमें केमिस्ट्री की परिभाषा भी पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसी पदार्थ की, क्या लिख सकते हैं? किसी पदार्थ की संरचना
संगठन प्रकृति और उसके रासायनिक और भौतिक गुणों और उसके क्या रासायनिक और भौतिक गुणों के लाभ व हानि का जिस शाखा के अंतर्गत, क्या बोल सकते हैं, जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। हमने क्या लिखा, कोई पदार्थ है, उसकी संरचना है, उसका संगठन है और उसकी अवस्था यानी प्रकृति और उसके जो रासायनिक गुण हैं और भौतिक गुण हैं। रासायनिक और भौतिक गुणों के लाभ, उसके लाभ क्या हैं, उसकी हानियां क्या हैं, रासायनिक गुणों में उसके लाभ क्या हैं, भौतिक गुण में उसके लाभ क्या हैं, दोनों में इनकी हानियां क्या हैं, उसका जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। तो याद रखना, ये है आपकी सटीक केमिस्ट्री की परिभाषा, जिसे आप बोल सकते हैं किसी से भी कि आखिरकार ये केमिस्ट्री होती क्या है। देखिए दोस्तों, प्रकृति में नेचर यानी प्रकृति में कोई भी चीज़ें हो दो प्रकार से होती हैं, दो प्रकार से हैं। एक तो विजुअल है, एक क्या है, विजुअल है, और एक है नॉन विजुअल या इनविजुअल। यानी इसे क्या बोलते हैं हम, दृश्य, और ये क्या है, अदृश्य। इसे क्या बोलते हैं हम, अदृश्य। देखो, अगर हमें केमिस्ट्री पढ़ना है तो हम केमिस्ट्री में किन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में हम ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं जो हम क्या कर सकते हैं, जो हमें विजुअल है, क्या है, विजुअल है। और इनविजुअल कौन होते हैं, तो देखिए, विजुअल के अंतर्गत हमारे आते हैं पदार्थ। क्या आते हैं, पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं, जो स्थान गिरते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो क्या होते हैं, पदार्थ। तो इससे ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, विजुअल में आते हैं। लेकिन इनविजुअल की अगर बात करें इस दुनिया में तो क्या है, एनर्जी। क्या है, एनर्जी, यानी जिसे बोलते हैं क्या है हम, ऊर्जा। क्या बोलते हैं, ऊर्जा। इसे क्या बोलते हैं, पदार्थ को, सब्सटेंस। ठीक है, क्या है ये पदार्थ, सब्सटेंस। जो दृश्य है, इनविजुअल, अदृश्य, एनर्जी, इसके अंतर्गत क्या आता है, एनर्जी, जो क्या है आपकी अदृश्य है। तो हम केमिस्ट्री में किसको पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे विजुअल को। क्या पढ़ेंगे हम, विजुअल को। ठीक है, तो इस तरह से केमिस्ट्री की जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो देखा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि आखिरकार हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या हमारे कंपटीशन के लिए ज़रूरी है और किन किन चीज़ों को हमें इसमें लेना पड़ेगा, और हम किस तरीके से किस क्रम में कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम आगे। तो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। चलिए इसका देखते हैं हम पाठ्यक्रम। देख रहे हैं, पाठ्यक्रम। इसका पाठ्यक्रम आखिर क्या होगा। सबसे पहला आज हम देख रहे हैं क्या, इसका परिचय। क्या देख रहे हैं, परिचय। ठीक है, यह आपका पाठ्यक्रम में सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम पाठ्यक्रम के बाद हम क्या देखेंगे कि परिचय में हम देखेंगे क्या, पदार्थ। क्या देखेंगे हम परिचय में, पदार्थ के बारे में। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखेंगे अणु, यौगिक, तत्व। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, एलिमेंट्स एंड मिक्सचर।
यानी मिश्रण। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा अगला चैप्टर कौन सा होगा? अणु, यौगिक, तत्व और मिश्रण। आखिर ये होते क्या हैं, इनकी क्या उपयोगिता होती हैं, कौन से किसके अनुपात में मिलाते हैं, कौन से एक तत्व से मिलकर, एक ही परमाणु से मिलकर बनते हैं, कौन सी क्रिया से बनते हैं, कौन से बिना क्रिया के बनते हैं, किन के गुणों में परिवर्तन होता है, किन के नहीं होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अगला चैप्टर है जो उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद अगला चैप्टर आएगा परमाणु संरचना। क्या आएगा? परमाणु संरचना। अब ये परमाणु संरचना क्या है, तो देखिए आपने वैसे भी पहले सुना होगा, परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे हमारा इतना बड़ा पूरा शरीर है, इस शरीर की सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें तो वो कोशिका है। एक कोशिका से मिलकर के हमारा ये पूरा शरीर बना है। एक एक कोशिका जब झुंड रूप में बनती हैं तो ऊतक, ऊतक से क्या बना? अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से पूरी बॉडी बनती है। उसी प्रकार से कोई भी दुनिया में पदार्थ है, कुछ भी है, उसका एक सबसे छोटा जो कण होगा, जो छोटा कण होगा, वही उसका परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो परमाणु की संरचना हम देखेंगे कि आखिर परमाणु में जो संरचना है वो परमाणु की संरचना होती कैसी है, परमाणु की संरचना में क्या क्या आता है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो हम परमाणु की संरचना में परमाणु की हिस्ट्री, ठीक है, परमाणु की क्या देखेंगे हम? हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा फिर हम एडवांस देखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री देखेंगे, इसके अलावा परमाणु एडवांस देखेंगे। एडवांस में क्या आएगा? जैसे कि परमाणु भार क्या देखेंगे, इसके अंतर्गत परमाणु भार देखेंगे। ठीक है, अणु भार देखेंगे, अणु भार कैसे निकालते हैं, और मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे? एडवांस में हम क्या करेंगे? इसका अध्ययन करेंगे। किसमें? आपकी परमाणु संरचना वाले चैप्टर में। इसके बाद फिर हम क्या देखने वाले हैं? फिर इसके बाद हम देखेंगे अगले चैप्टर में आवर्त सारणी। क्या देखेंगे? आवर्त सारणी। इसे क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कैसी देखेंगे? जीरो टू एडवांस। कैसे देखेंगे? जीरो टू एडवांस, यानी कि हम वो छोटी से छोटी चीज़ को लेके उठाएंगे और लगभग हम जो आपके आवर्त सारणी से जिस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उन टाइप से क्वेश्चनों का अध्ययन इसमें करेंगे। इसके अंतर्गत हम विविध भी इसकी देखेंगे कि आवर्त सारणी के विविध टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, अधातु कौन सी है, कौन सी द्रव धातु होती है, कौन सी द्रव अधातु होती है, कौन सी अक्रिय गैस होती है, कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ये सब चीज़ें जो ऐसी होते हैं क्वेश्चन, वो होती है आपकी विविध आवर्त सारणी। तो वो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। इसके अलावा आता है केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर धातु एवं अधातु। क्या आता है? धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु के बारे में हम अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे, जिसे बोलते हैं मेंटल एंड नॉन मेंटल। मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम धातुओं के गुण, कितनी धातुएं होती हैं, धातुओं में पूरी धातुएं नहीं हमें पढ़ना, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन धातुओं के हम गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा धातुएं होती हैं, उपधातुएं होती हैं, अधातुएं होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम, इनकी उपयोगिता क्या है, मानव जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है, इनके भौतिक गुण क्या हैं, इनके रासायनिक गुण क्या हैं, ये सब चीज़ें जिस टाइप से उसमें धातु अधातुओं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में भी इसमें क्या करेंगे? आपको अध्ययन करेंगे। इसके अलावा धातु अधातु के बाद में हम देखेंगे क्या? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर अम्ल यानी एसिड, क्षार, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या? तथा पीएच मान। क्या देखेंगे? पीएच मान। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं?
क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इनके पीएच मान क्या होते हैं। ये आपका केमिस्ट्री का सेकंड नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट धातु और धातु, सेकंड नंबर का अम्ल और क्षार, ये भी क्या है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा अगले चैप्टर को हम देखेंगे क्या, बहुलक। क्या देखेंगे, बहुलक। बहुलक जिसे बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पॉलीमर। हम इसमें बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ उतने बहुलक की चर्चा करना है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। जो वनडे एग्जाम और जो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं उनके हिसाब से जो भी पूछे जाते हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन, हम उन टाइप से इसमें अध्ययन आपके करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आगे देखेंगे हम हाइड्रोजन बंध। क्या देखेंगे अगले चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन। क्या देखेंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या देखेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन कितने समस्थानिक बनाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलकर के कितने कैसी क्रियाएं करता है, कैसे रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसके भौतिक क्या होते हैं, ठीक है, समस्थानिकों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा फिर हम लास्ट चैप्टर है आपका, जिसके बारे में हम देखेंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि कांच, ठीक है, क्या होती है, कांच क्या होता है, ठीक है, उर्वरक, ठीक है, उर्वरक। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ, क्या है, विस्फोटक पदार्थ, ठीक है, और विस्फोटक पदार्थ। इसके अलावा सीमेंट का संगठन, सीमेंट, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या बोलेंगे, गिलास, ठीक है, फर्टिलाइजर, ठीक है, एक्सप्लोसिव, इसके अलावा सीमेंट, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम क्या करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, केमिस्ट्री का ये रहेगा आपका पाठ्यक्रम, जो पूरा केमिस्ट्री का आप लोगों को कोर्स कराया जाएगा इसमें, ठीक है। इसके जो आपके कंपटीशन में जो आपके वनडे एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम है, सिर्फ केमिस्ट्री से इतने ही चैप्टरों से अधिक क्वेश्चन वो पूछता है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछता है। तो हम अपने इस केमिस्ट्री की सीरीज़ में हम इतने चैप्टरों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं केमिस्ट्री बहुत टफ है, बहुत भूलती है, बहुत बोरिंग है। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को हर चैप्टर बाई चैप्टर्स देखते जाइए, उसके नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ कंप्लीट करते जाइए। मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन मैं केमिस्ट्री ख़त्म करूँगा, उस दिन आप यही बोलेंगे कि केमिस्ट्री से हम जो हमें डर था वो हमें गलत था। जब आप मेरे से पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, तब आपको यही कॉन्फिडेंस होगा कि अब केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा, हम एग्ज़ाम में करके आएंगे। आप उससे दूर नहीं, आप उसकी तरफ झुक के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए आज हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं पदार्थ, जिसे बोलते हैं सब्सटेंस। आखिर ये होता क्या है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, पदार्थ बोलते हैं, सब्सटेंस, ठीक है। क्या होती हैं, अवस्थाएं, यानी स्टेज, ठीक है। इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो याद रखना, इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 5 अवस्थाएं। कौन सी होती है, एक तो होती है ठोस, यानी सॉलिड, ठीक है। दूसरी होती है द्रव, यानी कि लिक्विड, तीसरी होती है गैस,
कौन सी होती है? गैस। इसके बाद होती है प्लाज्मा। कौन सी होती है? प्लाज्मा। और इसके बाद होती है, इसके बाद पांचवी कौन सी होती है आपकी? BEC। कौन सी होती है? BEC। ये कौन सी होती है आपकी? पांचवी अवस्था होती है। तो याद रखना, सबसे पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम में यही बनता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 स्टेज होते हैं, अवस्थाएं होती हैं। कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC, जिसे बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये होती है आपकी 5वीं अवस्था। अब देखते हैं हम आखिर ठोस होता क्या है। तो देखिए, ठोस किसी भी पदार्थ को आपने देखा होगा, तो जो चीज़ ठोस होती है उसकी एक निश्चित संरचना होती है। क्या होती है? उसकी एक निश्चित संरचना होती है। तो जब निश्चित संरचना होती है तो आपको पता है कि कोई भी पदार्थ हो एक छोटे से मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, 5वां होगा, 6वां होगा, 7वां। इस तरह से इनकी ये क्या होती है? व्यवस्था होती है। ये इस तरह से क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए, जब ये एक दूसरे से अधिक जुड़े होंगे, एक दूसरे का जो अंतराण्विक बल है वो अधिक होगा, तो अंतराण्विक बल क्या कहलाता है? अंतराण्विक का मतलब होता है अणुओं के बीच लगने वाला बल। तो ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? इनकी संरचना, सबसे पहले तो इनकी संरचना क्या होती है? निश्चित होती है। दूसरा, इनका अंतराण्विक बल अधिक होता है। क्या होता है? इनका अंतराण्विक बल अधिक होता है। और जब अंतराण्विक बल अधिक होगा तो फिर घनत्व भी क्या होता है? अधिक होता है। घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। आयतन भी क्या होता है? इसका निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। ठीक है, तो इसका अंतराण्विक बल भी क्या होता है? निश्चित होता है, यानी अधिक होता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, सबसे पहली खास बात। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है ना? हाँ। दूसरा, अंतराण्विक बल अधिक होता है। दूसरा, घनत्व, घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। ठोस का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। इसका कैसा होता है? आयतन निश्चित होता है। आकार, आकार की अगर बात करें तो आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, आकार भी क्या होता है? इसका निश्चित होता है। सॉरी, आकार भी क्या होता है आपका? निश्चित होता है। तो याद रखिएगा कि ठोस जो होता है उसका अंतराण्विक बल क्या होता है? अधिक होता है। अंतराण्विक बल मतलब एक अणु से दूसरे अणु के बीच में जो बल लगता है वो बहुत इतनी तीव्र गति से रहता है कि एक निश्चित संरचना द्वारा जकड़े हुए होते हैं। तो अंतराण्विक बल अधिक होता है। घनत्व, जब कोई अणु पास पास ज़्यादा होंगे तो उनका घनत्व भी क्या होगा? अधिक होगा। तो घनत्व अधिक होता है। आयतन, जब ये घनत्व अधिक होगा तो इनका आयतन भी क्या होता है? एक निश्चित होता है। और आकार भी क्या होता है? इसका निश्चित होता है। तो ऐसे क्या होते हैं? आपके ठोस होते हैं। लेकिन आप द्रव में आएंगे तो याद रखना, द्रव में जो अंतराण्विक बल होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा। आयतन क्या होगा? आकार अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। घनत्व क्या होगा? ठोस की अपेक्षा कम होगा। अणु क्या होंगे? ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंतराण्विक बल। ठीक है, क्या बोलेंगे? अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल कैसा होगा? अंतराण्विक बल की अगर इसमें बात करें तो ठोस की अपेक्षा क्या लिखेंगे? ठोस की अपेक्षा कम। क्या होता है? ठोस की अपेक्षा कम होता है। दूसरा, घनत्व की अगर बात करें तो इसमें भी लिख देंगे ठोस की अपेक्षा क्या होगा? अपेक्षा कम होता है। ठीक है, आयतन का बात करें अगर तो आयतन इसका क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन आकार की अगर बात करें तो आकार इसका कैसा होगा? अनिश्चित होगा।
आकार कैसा होता है इसका? अनिश्चित होता है। कैसे अनिश्चित होता है? मान लो अगर तुमने त्रिभुजाकार बर्तन में अगर उस द्रव को डाल दिया तो उसका आकार त्रिभुजाकार हो जाएगा। अगर उसने आयताकार बर्तन में डाल दिया तो उसका आकार आयताकार हो जाएगा। तो आकार इसका अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। अगर 1 लीटर द्रव को आपने डाला है तो वो आयतन 1 लीटर का ही घेरेगा। ठीक है, कितना घेरेगा? 1 लीटर का ही आयतन घेरेगा। तो इसलिए आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अंतराणविक बल के बारे में बात करें तो याद रखना, जैसे ठोस होते हैं तो ठोस के जैसे अणु एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, ऐसे चिपके हुए होते हैं और इस तरह से ये अपनी चिपक करके संरचना बनाते हैं, जिससे इनका आकार क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है। ठीक है, इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में क्या होते हैं? ऐसे ऐसे थोड़ी इनकी अपेक्षा थोड़ी सा ये ऐसे ऐसे हो जाते हैं, यानी कि थोड़ी सा इनके बीच में जो बल होता है वो कम हो जाता है। ठोस की अपेक्षा इसमें क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कहीं द्रव अगर बह रहा है तो उसकी सीरीज में पीछे पीछे चलता है। ठीक है, तो वो एक अणु दूसरे अणु के बीच में बल तो होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना ठोस के पास होता है। ठीक है, तो इस तरह की ये संरचना बनाते हैं। तो अंतराणविक बल ठोस के अपेक्षा कम लेकिन गैस के अपेक्षा ज़्यादा ही होता है। ठीक है, घनत्व ठोस के अपेक्षा कम होता है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? लिक्विड। अब हम देखें गैस को। तो गैस की अगर बात करें तो अंतराणविक बल, क्या? अंतराणविक बल। अगर अंतराणविक बल की बात करें तो क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। ठीक है, इसके अलावा घनत्व की बात करें, घनत्व, तो घनत्व में भी हम क्या कर सकते हैं? बहुत कम। क्या होता है इसका? घनत्व बहुत कम होता है, क्योंकि अणु के जो होते हैं गैस के अणु वो दूर दूर ही रहते हैं, इसलिए घनत्व यानी अणु का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। आयतन, किसकी बात करें? आयतन। आयतन भी इसका क्या होता है? अनिश्चित होता है। आयतन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। और अगर आप आकार की बात करेंगे तो आकार भी कैसा होगा आपका? अनिश्चित होगा। आकार भी कैसा होता है? अनिश्चित होता है। तो याद रखना, यहाँ पर आकार भी अनिश्चित है, आयतन भी अनिश्चित है, घनत्व भी बहुत कम है और अंतराणविक बल भी बहुत कम होता है। ठीक है, ये किसकी बात है खास? ये गैस की बात है। ये होता है किसमें? गैस में ऐसा। इसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मा। तो देखिए प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा वैसे आप लोगों ने नॉर्मल 3 ही अवस्थाएं देखी होंगी, लेकिन जो ये चौथी अवस्थाएं हैं, कहा जाता है जब गैस को आयनीकृत करते हैं तब गैस आयनीकृत होकर के बादल बनाती है, और वो जो बादल बनाती है तो वही क्या होती है? प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। याद रखना, सूर्य और जो तारे में जो अवस्था पाई जाती है वो आपकी प्लाज्मा की ही अवस्था पाई जाती है। जैसे आप लोगों ने कभी धारावाहिक कार्यक्रम, वो वाले रामायण के धारावाहिक कार्यक्रम देखे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो देवताओं की जो संरचना बनाते हैं, जो देवता होते हैं, वो आप लोग उसमें क्या देखते हैं? जैसे ये बादलों में घूम रहे हैं, यानी उनका इतना पोर्शन, कमर के नीचे का पोर्शन नहीं दिखता है, एकदम धुआं धुआं सा दिखता है। तो वो जो अवस्था होती है वो आपकी कौन सी होती है? प्लाज्मा अवस्था होती है। फिल्मों में भी आप देखते हैं, फिल्मों में भी वो क्या बीच में कमर तक एकदम बादल बादल सा बना देते हैं और फिर उसमें वो लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये स्वर्ग में घूम रहे हों। यानी कि सीधी सी बात है कि स्वर्ग वाली अवस्था बनाने के लिए हम उसमें क्या, कौन सी अवस्था बनाते हैं? प्लाज्मा को यूज करते हैं। तो सीधी सी बात है, गैस को एक उच्च ताप पर आयनित करते हैं तो हमें प्लाज्मा की अवस्था प्राप्त होती है। तो हम लिख सकते हैं कि गैस को आयनीकृत, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? गैस को उच्च ताप पर, कौन से पे? गैस को उच्च ताप पर आयनीकृत करके उसे प्लाज्मा में बदलते हैं। ठीक है, अब ये आयनीकृत
कितना ताप, लगभग 1500 डिग्री ताप। गैस को 1500 डिग्री ताप का जब देते हैं तब ये क्या कौन से में आयनीकृत हो जाती है, गैस आयनीकृत हो जाती है और आयनीकृत होने के बाद ये कौन सी अवस्था पकड़ लेती है, ये आपकी प्लाज्मा अवस्था पकड़ लेती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी प्लाज्मा। उदाहरण के रूप में याद रखना, उदाहरण के रूप में तारे व सूर्य में जो अवस्था पाई जाती है वो कौन सी अवस्था होती है, गैस की प्लाज्मा अवस्था होती है। यानी कि गैस जो होती है वो कौन सी अवस्था में होती है, प्लाज्मा अवस्था में होती है। अब यहाँ से पूछा क्या जाता है, तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इसकी अगर खोज की बात करें, क्या इसकी खोज की अगर बात करें, तो इसकी खोज की बात करें अगर, तो खोज की थी विलियम क्रुक्स ने। किसने की थी, विलियम क्रुक्स ने। ठीक है, 1879 में की थी। ठीक है, इसे कब किया था, 1879 यानी कि 79 में इसे क्या किया था, खोजा था। लेकिन याद रखना इस अवस्था को केवल विलियम क्रुक्स ने खोजा था कि ऐसी कोई एक अवस्था होती है, लेकिन उनने ये नहीं बोला था कि इसे हम प्लाज्मा नाम देंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, प्लाज्मा नाम देंगे। तो प्लाज्मा नाम देने का श्रेय, ठीक है याद रखना, प्लाज्मा नाम, ये जो प्लाज्मा नाम दिया वो किसने दिया, लेग्यूर ने दिया। ठीक है, किसने दिया था, लेग्यूर ने दिया था। कब दिया था, याद रखना 1928 में। 1928 में इसने इस अवस्था का नाम दिया क्या, प्लाज्मा। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है प्लाज्मा की खोज किसने की थी, विलियम क्रुक्स ने। ठीक है, 1879 में। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा नाम किसने दिया था, लेग्यूर ने दिया था। कब दिया था, 1928 में दिया था। तो ये दो चीज़ें इसमें आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा आती है पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था की अगर बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो BEC है, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम हमें देखना है। तो इसका पूरा नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसे बोलते हैं इस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जैसे शॉर्ट में बोलते हैं BEC। तो याद रखना इसमें आपके सत्येंद्र नाथ बोस का नाम सुना होगा। किसका, उनका बोस लिया गया है, सत्येंद्र नाथ बोस। तो सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने मिलकर के 1924-25 में इसकी खोज की थी। याद रखना कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस व आइंस्टीन। ठीक है, दो व्यक्ति थे, व आइंस्टीन ने कब, 1924-25 में। 1924-25 में आइंस्टीन ने इस अवस्था की खोज की। ठीक है दोस्तों, क्या किया, इस अवस्था की इनने क्या किया, खोज किया। अब ये अवस्था है कौन सी अवस्था, तो याद रखना ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है जब हम एक हिग्स बोसोन, एक कण होता है जिसे बोलते हैं ईसरी कण। अब ये हिग्स बोसोन क्या है, तो याद रखना एक छोटा से छोटा जो कण होता है उसको जो ऊर्जा देने का कार्य करता है वो एक कण होता है हिग्स बोसोन, जिसे वहाँ से उसे ऊर्जा मिलती है, जिसे कहते हैं ईसरी कण। क्या बोलते हैं इसे, ईसरी कण। तो याद रखना सत्येंद्र नाथ बोस ने हिग्स बोसोन ईसरी कण को खोजा था। क्या किया था, ईसरी कण को खोजा था, ये पूछा जाता है। तो याद रखना बोस ने हिग्स बोसोन कोष्टक में लिख देना ईसरी कण। क्या है, ईसरी कण को खोजा। तो ये पूछा जाता है कि हिग्स बोसोन की खोज किसने की थी, तो याद रखना इनका नाम, इनका सत्येंद्र नाथ बोस का। सत्येंद्र नाथ बोस ने हिग्स बोसोन यानी ईसरी जो कण था उसको खोजा
अब उसको खोजने के बाद इन लोगों ने क्या किया, हिग्स बोसोन को परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप कौन सा होता है, परम शून्य ताप होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसे केल्विन में बोलें तो 0 केल्विन। इस ताप पर क्या रखने पर, उस हिग्स बोसोन को इस ताप पर रखने पर जो अवस्था बनती है उसे BeC कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, BeC कहते हैं। और याद रखना यह अवस्था आपको प्रकृति में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इतना ताप प्रकृति में संभव नहीं है, इसलिए यह अवस्था प्रकृति में नहीं मिलती है। इसे केवल प्रयोगशाला में निर्मित किया जा सकता है। इसे क्या है, प्रयोगशाला में निर्मित करते हैं। तो याद रखना हिग्स बोसोन को परम शून्य ताप कौन से पर, इस अवस्था को मिलना है तो कैसे चाहिए, तो याद रखना जो हिग्स बोसोन है, हिग्स बोसोन को परम शून्य ताप, ठीक है, परम शून्य ताप। अब ये कितना होता है, तो याद रखना 0 केल्विन होता है, ठीक है, 0 केल्विन होता है। और या तो फिर याद रखना डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो तापमान होते हैं परम शून्य ताप, या 0 केल्विन, केल्विन में 0 और डिग्री सेंटीग्रेड में -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ताप में रखने पर यह अवस्था प्राप्त होती है, रखने पर BeC अवस्था प्राप्त होती है, ठीक है। क्या होती है, BeC। ये जो अवस्था है, यह अवस्था क्या होती है, आपको प्राप्त होती है, BeC अवस्था, ठीक है। अब ये जो BeC अवस्था है इसे ही क्या कहते हैं हम, BeC अवस्था। और यह आपको प्रकृति में नहीं मिलती है, और यह कहाँ मिलती है आपको, प्रयोगशाला में निर्मित की जाती है। तो यह अवस्था लिख सकते हैं हम, यह अवस्था प्रकृति में संभव नहीं, ठीक है। इसे प्रयोगशाला में निर्मित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रयोगशाला में निर्मित करते हैं। तो दोस्तों ये हुई आपके पदार्थ की कौन सी 5 अवस्थाएं, ठीक है। एक बार BeC अवस्था को और देख लीजिए, जिसका पूरा नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे सत्येंद्रनाथ बोस व आइंस्टीन ने दोनों ने मिलकर के 1924-25 में खोजा था, ठीक है। कब खोजा था, 1924-25 में इस अवस्था की खोज की थी। और इसमें याद रखना, इसमें महत्व होता है किसका, हिग्स बोसोन का। किसका होता है, हिग्स बोसोन का। और हिग्स बोसोन क्या है, हिग्स बोसोन एक ईश्वरीय कण होता है जो पदार्थ को ऊर्जा देने का काम करता है। तो वो कण को, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर उस कण को परम शून्य ताप पर, अगर उस कण को परम शून्य ताप पर रखें, और परम शून्य ताप पर रखने के बाद उसे क्या करें, उसे वो अवस्था दे दें उस कण को, तो उसको देने के बाद जो अवस्था बनती है या निर्मित होती है उसे BeC अवस्था कहते हैं। और यह अवस्था प्रकृति में तो संभव नहीं है, क्योंकि इतना ताप संभव नहीं है, पर इसे प्रयोगशाला में हम दे करके इसे निर्मित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपकी 5 पदार्थ के स्टेज, अवस्थाएं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने देखा पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में कि आखिर ये 5 अवस्थाएं कैसी होती हैं, कहाँ से आईं और कैसे निर्मित होती हैं। अब हम देखते हैं आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूछने लगता है कि जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में जाता है, या द्रव से ठोस में जाता है, या द्रव से गैस में जाता है, तो उनमें जो वो बदलने की क्रिया प्रोसेस होती है उनको क्या कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इनको कि ये प्रोसेस क्या कहलाती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आपका द्रव है, ये आपका ठोस है, ये आपका गैस है, और यहाँ आपका प्लाज्मा है। क्या है ये, प्लाज्मा। हमने ये 4 अवस्थाएं आपके सामने लिख दी हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या होता है। तो देखिए, जब द्रव्य ठोस होता है, क्या होता है,
जब द्रव्य से कोई चीज़ ठोस में बदलती है, यानी द्रव्य से ठोस में जब जाती है, तो जब द्रव्य से ठोस में जाएगी तो उसे बोलते हैं हिमीकरण। क्या बोलते हैं? हिमीकरण। ठीक है, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, वो क्या कहलाती है प्रोसेस? फ्रीजिंग कहलाती है। ठीक है, अब अगर कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव में जाता है तो फिर क्या होता है? तो फिर उसे बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं उसे? मेल्टिंग, यानी उसे बोलते हैं गलन। क्या बोलते हैं? गलन। इसे बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो देखो, जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में जाएगा तो गलन कहलाएगा, यानी मेल्टिंग बोलेंगे, और जब कोई पदार्थ द्रव से ठोस में जाता है तो उसे हिमीकरण या उसे फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी पदार्थ द्रव से ठोस में जा रहा है, द्रव से गैस में जा रहा है। ठीक है, तो अगर द्रव से गैस में जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? तो द्रव से मान लो गैस में गया, मान लो कोई द्रव है, उसको आपने उबाल दिया, उबालने से क्या हो गया? वो गैस बन गया, तो क्या कहलाएगा? द्रव से गैस में वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। ये तो सभी को पता है। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ है जो द्रव से ठोस में जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। इसके अलावा जब कोई गैस है और गैस से वो द्रव में बदलेगा तब उसे क्या बोलेंगे? तो उसे याद रखना, उसे बोलेंगे संघनन। क्या बोलेंगे उसे? संघनन होना। ठीक है, मान लो ओस की बूंदें हैं, वाष्प हो रही हैं, वाष्प ऊपर जा कर के संघनित होती है, संघनित होने के बाद पानी की बूंद बन जाती है, तो वो गैस रूप से द्रव में आती है, तो उसे, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। अब गैस से कोई पदार्थ प्लाज्मा में जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना, गैस से प्लाज्मा में जो जाता है उसे बोलते हैं आयनीकृत। क्या बोलते हैं? आयनीकरण। ठीक है, और जब प्लाज्मा से उसे बदल करके गैस में लाते हैं तो उसे बोलते हैं निआयनीकरण। निआयनीकरण। उसे क्या बोलते हैं? निआयनीकरण। ठीक है दोस्तों, अब अगर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में जाता है, ठोस से गैस में जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे सब्लिमेशन, यानी कि उसे बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सब्लिमेशन। इसके अलावा अगर कोई भी पदार्थ है वो गैस से फिर ठोस में गया है, ठीक है, गैस से कहाँ गया है? ठोस में गया है, यानी कि ये जो है ये प्रोसेस इस साइड होने लगे तो उसे बोलेंगे निक्षेपण। क्या बोलेंगे उसे? निक्षेपण बोलेंगे। ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? निक्षेपण कहलाएगी, जिसे बोलते हैं डिपोजिशन। इसे क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इतनी ये प्रोसेस आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है, जिसे इस क्रिया को पूछी जाती हैं, इन्हें आपको याद रखना है और इसे आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। तो चलिए दोस्तों, आज की केमिस्ट्री की पहली सीरीज में जो आज हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हमने पदार्थ की अवस्थाएं देखी तथा ये जो अवस्थाएं एक दूसरे में बदलती हैं उन प्रोसेस को क्या कहते हैं, उन क्रियाओं को क्या कहते हैं उसको देखा। अब हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अणु, तत्व, परमाणु आखिर ये होते क्या हैं। अगली वीडियो हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग केमिस्ट्री की सीरीज भी शुरू करिए और इनका नोट्स बनाना भी शुरू करिए। ठीक है, और ये वीडियो भी आपको लगातार उपलब्ध होते रहेंगे। बस आप लोग इसका नोट्स बना करके इसे सही तरीके से बस पढ़ते जाइएगा, तो आप लोगों को बेस्ट तरीके से केमिस्ट्री भी मैं कंप्लीट करा सकूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।